हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सबका स्वागत है अपने OneExam.in पर। और हम लोग आ चुके हैं राजस्थान सर्विस रूल्स के एक और नए अध्याय के ऊपर। जो राजस्थान सेवा नियम हम लोग पढ़ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, उन सेवा नियमों के अंदर हम 2 अध्याय जो है वो पढ़ चुके हैं अभी तक। ठीक है, पहला था चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। ये 2 चैप्टर्स हमने अभी तक डिस्कस किए हैं। चैप्टर 2 जो था वो बेसिकली डेफिनेशंस के बारे में था, एंड चैप्टर 3 जो था आपका वो था जनरल कंडीशंस ऑफ सर्विस। तो पहली चीज़ तो मैं चाहता हूँ कि अभी तक जो डिस्कस किया है हमने 2 चैप्टर्स जो पढ़े हैं, खास करके चैप्टर 2 वो तो डेफिनेशन है। हर बात अपने आप में एक अलग बात है, एक दूसरे से लिंक नहीं है। तो उन डेफिनेशंस को आप एक बार अच्छे से खुद से जो है वो रिवाइज करें। मैं भी आपको रिवाइज करवाऊंगा हालांकि, और क्लास के दौरान भी मैंने कई बार रिवाइज करवाया है उनको, लेकिन क्योंकि डेफिनेशंस में समझने लायक बहुत कम चीज़ें हैं, ठीक है, और जो थी वो हम सारी कर चुके हैं, तो वहाँ पे एक बार आपको खुद को थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको रिवाइज़ नहीं करवाऊंगा, मैं आपको पूरा जो है वो रिवाइज़ करवाऊंगा समय समय पर, कंप्लीट, अलग अलग तरीके से रिवीजन, मैराथन सब कुछ होगा। बट वहाँ पे थोड़ा सा आपकी तरफ से एफर्ट ज़्यादा चाहिए। तो मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि आप खुद से जो है उन डेफिनेशंस को जब भी आपको समय मिले, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट, क्विकली एक बार सारी डेफिनेशंस को आप देख लीजिए। मान लो अगर 40 डेफिनेशन है तो 40 में से आपको जब पहली बार आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा ये 20 तो दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जिसमें बहुत बेसिक सी बातें होगी। पीछे बची मान लो 20 और बच गई, तो अगली बार जब रिवीजन करोगे तो आपको सिर्फ वो जो 20 आपने टिक की है उन्हीं को देखना है। हो सकता है उसमें से 10 और आपकी फेमिलियर हो जाए, आप उनसे रूबरू हो जाओगे 2 बार, तो आपको वो बिल्कुल लगने लग जाएगी कि हाँ ये तो आती है। तो नेक्स्ट टाइम 5 मिनट का काम है बिल्कुल। तो ये चीज़ें आपको खुद को करनी पड़ेगी अपनी तैयारी के लिए। मैं सिर्फ यहाँ पे बता सकता हूँ, जब मोर यू रिवाइज मोर यू गेन, सिंपल सा नियम है। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आप गेन करोगे। और मल्टीपल चॉइस बेस्ड एग्जाम के अंदर सबसे ज़्यादा फर्क इसी बात से पड़ता है क्योंकि आंसर हमारे सामने होता है 4 में से 1। तो वहाँ पे अगर आपको चीज़ें याद नहीं है एक्यूरेट, तो वहाँ पे आप गलती करने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, क्योंकि आपने पढ़ तो रखा है लेकिन 2 या 3 ऑप्शंस के बीच में जब कन्फ्यूजन हो जाता है, जो बिल्कुल नहीं पढ़ रखा कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो वो 2-4 सवाल तो हर पेपर में होंगे, वो सबके लिए होंगे। आपके लिए कोई क्वेश्चन होगा, किसी और के लिए कोई दूसरा क्वेश्चन होगा, लेकिन जो हमें पढ़ रखे हैं आपको उनमें गलतियां नहीं करनी, और उसको अगर आप अवॉइड करना चाहते हो तो आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। अभी जैसे हम लास्ट 2 वीक से पढ़ रहे हैं, ये 2 चैप्टर हमने किए हैं इसके अंदर। अगर आपने सही से आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए पढ़ रहे हो तो ये मैं मान के चलता हूँ आपने डेफिनेशंस को 2-3 बार रिवाइज अभी तक आप कर चुके होंगे। और मैं आपको पते की बात बताऊँ, जो 40 डेफिनेशंस हमने पढ़ी है, मान लो 40 डेफिनेशन है, तो वो कहने के लिए 40 है। जब आप पहली बार रिवाइज करोगे तो कम से कम उसमें से 50% डेफिनेशन ऐसी होगी जिन्हें आप दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एकदम सिंपल मीनिंग, जो आप कॉमन सेंस जिसको कहते हैं, वैसी डेफिनेशन है। बची बाकी की 50% 20 डेफिनेशन, वो एक बार पढ़ने में 10 मिनट लगता है, क्विकली देखना है कि अच्छा ये है, ये, और उसमें साथ साथ में हाईलाइट करते रहिए कि अच्छा इसमें ये कीवर्ड है, इसमें ये कीवर्ड है, इसमें ये कीवर्ड है। अब जब नेक्स्ट टाइम तीसरी बार रिवाइज करोगे तो इन 20 में भी सिर्फ वो कीवर्ड ही देखने हैं आपने जो हाईलाइट किए, तो लास्ट में बहुत कम चीज़ें बच जाएगी जो आपको लगेगा कि ये तो मैं भूल जाऊंगा। तो आप ऐसी बातों को हाईलाइट करके रख दीजिए, और जब एग्ज़ाम आएगा उससे पहले आप 5 मिनट के अंदर वो जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं सारी, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको पता थी कि इनको याद रखना पड़ेगा, भूल जाएंगे। जब आपके सामने वो लिखी हुई होगी, हाईलाइटेड होगी, आप लिख सको अपनी नोटबुक में ऐसी इंपॉर्टेंट बातें, तब तो सबसे बेस्ट है। नहीं तो हाईलाइट करके रखोगे तो वो जो एग्ज़ाम के अंदर उससे ज़्यादा क्या पूछेंगे। 40 रूल है, मैक्सिमम आपको आते हैं जो सिंपल है, जो भूलने लायक थे उसको आपने लिख दिया। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है, आज पढ़ा
1 महीने बाद याद आया 40 डेफिनेशन देखी, फिर 1 महीने बाद याद आया फिर से 40 देखी। तो आप अपना समय, एनर्जी, दिमाग, सबसे मेन तो दिमाग, उन चीज़ों पे लगा रहे हो जो आपको ऑलरेडी आती है, जबकि आपको पूरा समय देना चाहिए ऐसी चीज़ों पे जो आपको नहीं आती। उसके बजाय बेटर होता उतने समय में आप जो नहीं आती, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, उनको 5 बार रिवाइज कर सकते थे। तो थोड़ा सा स्मार्टली आपको ये चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी। मेरा जस्ट इतना सा कहना है। मैं हर क्लास के अंदर शुरुआत में कुछ बातें आपको बोलता हूँ। आपको खुद को छटनी करनी पड़ेगी, खुद के लिए चीज़ कौन सी हार्ड है, खुद के लिए कौन सी चीज़ें जो मैं भूल जाऊँगा, वो हर किसी का अलग होता है। मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊँगा, वो चीज़ अलग है, लेकिन आपको खुद को भी तो आपके लिए पता चलेगा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट मीन्स जो मैं भूल सकता हूँ, जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो आपको खुद को तय करनी पड़ेगी, ताकि आपका फ्यूचर में एफर्ट, समय, अभी तो समय है अपने पास, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा समय कम होता जाएगा, मारामारी बढ़ती जाएगी। तो उस समय आप अपना समय जो है सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों पे दो, जो चीज़ें आप भूल सकते हो। इसीलिए बेहतर है, ज़रूरी है, पहली चीज़ तो क्लास ख़त्म होती है एक बार पढ़े, और पढ़ते ही साथ में टिक कर दें कि अच्छा ये रूल दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं, ये चीज़ दोबारा देखने की ज़रूरत, जो जो आपको लगता है कि दोबारा देखने की ज़रूरत है बस उनको हाईलाइट करते चलिए। अब नेक्स्ट क्लास के बाद, जैसे कल की क्लास हुई, तो फिर से आप जो कल वाला पढ़ोगे उससे पहले एक बार क्विकली जो लास्ट क्लास के साथ पढ़ा था वो हाईलाइटेड पोर्शन दोबारा देख लीजिए। 2 मिनट लगती है। चलिए शुरू करते हैं। तो जो रिवीजन का पोर्शन है आप रिवाइज करते रहिए, मैं भी आपको रिवीजन करता रहूँगा, करवाता रहूँगा, ठीक है। अभी के लिए हम आते हैं अगले चैप्टर नंबर है अपना कौन सा, चैप्टर 10, 10वां अध्याय। देखिए ये 10वां अध्याय जो है वो किसके बारे में है, लीव्स के बारे में, यानी छुट्टियां, अवकाश। चैप्टर 10। आप जब नौकरी लगोगे छुट्टियां आपको लेनी पड़ेगी, आपके काम आएगी, ठीक है। तो ये जो पूरा अध्याय है, पूरा जो चैप्टर है, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करता है, इन लीव्स के बारे में ही बात करता है। तो ऐसे में आपके लिए प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये चीज़ें काम आएगी। जब भी आपको छुट्टियों की ज़रूरत पड़ेगी, अवकाश की ज़रूरत पड़ेगी, उस समय आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि यार कैसे लें छुट्टी, कितने दिन की लें। जब आपको नियम पता होंगे तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। चलिए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि अभी तक की स्टडी जो हमने 2 चैप्टर पढ़े हैं उनमें लीव्स का जिक्र कहाँ कहाँ आया है, छुट्टियों के बारे में हमने, अवकाश के बारे में कहाँ कहाँ पढ़ा है। पहली चीज़ तो जब हम डेफिनेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, जब हम डेफिनेशंस पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने कुछ कम्यूटेड लीव नाम का एक शब्द देखा था और कहा था रूल 93 के अंदर देखेंगे। फिर प्रिविलेज लीव के बारे में भी हमने शायद देखा था। तो कुछ डेफिनेशंस हमारे सामने ज़रूर आई थी। ओके। दूसरा, जब हम चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, जनरल कंडीशंस ऑफ सर्विस, तो उस दौरान मैंने आपको बताया था कि एक प्रोबेशनर ट्रेनी जो 2 साल के लिए अपॉइंट होता है, उन 2 साल के दौरान उसको कौन कौन सी लीव मिलती है। पहली चीज़ 12 तो मिलती है उसको कैजुअल लीव। क्या मिलती है? कैजुअल लीव। दूसरा, 1 मंथ की मैक्सिमम मिलेगी उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, जिसको बोलते हैं EOL, और ये अवैतनिक होती है। मतलब इस दौरान आपको कोई वेतन नहीं दिया जाता। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब सिर्फ वेतन के साथ, मतलब सैलरी के साथ सिर्फ आपको 12 लीव्स ही मिलती है प्रोबेशन के दौरान। उसके अलावा अगर आपको लेनी है तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले सकते हो 1 मंथ, एंड बियॉन्ड 1 मंथ अगर आप लीव ले रहे हो तो विदाउट पे होगी पहली बात तो, प्लस आपका जो प्रोबेशन पीरियड है वो क्या हो जाएगा, उतने समय से एक्सटेंड हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। ये बातें हम अभी तक इन लीव्स के बारे में अलग अलग जगह जिक्र आया और हमने ये चीज़ें देखी हैं। तो मैं पहली चीज़ तो आपको बताना चाहता हूँ
कि ये प्रोविजंस जो है, जो हमने रेस्पेक्टिव अलग अलग चैप्टर्स के अंदर पिछले 2 चैप्टर में देखे, वो ये थे। अब हम इनके अलावा कुछ नई बातें और अवकाश के बारे में जानना चाहेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो प्रोबेशन के दौरान हमने देखी थी, ड्यूरिंग पीटी पीरियड। ओके, 12 कैजुअल लीव, 1 मंथ की ईयूएल, उसके बियॉन्ड है तो एक्सटेंड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। आइए जरा, अब आज के इस चैप्टर 10 के अंदर, आज के लेक्चर के अंदर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक जानकारियां प्राप्त करने वाले हैं। शुरू करें। देखिए, पहली चीज, लीव अर्न ऑन ड्यूटी, मतलब, सॉरी मेरी पेन चलनी बंद हो गई, रुकिएगा। हाँ जी, तो देखिए, लीव अर्न्ड ऑन ड्यूटी, पहला जो रूल हम देख रहे हैं, रूल 57। क्या कहता है ये रूल? अवकाश जो है आपको सिर्फ जब गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूटी पर रहता है तभी मिलेगा। थोड़ा हिंदी में, लैंग्वेज में, शब्दों में मैं शायद इसको प्रॉपर एग्जीक्यूट ना कर पाया हूँ। मैं इसकी जो भावना है वो आपको बताता हूँ। देखिए, क्या कहता है ये रूल कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट, कोई भी व्यक्ति, मान लो ऐसा प्रावधान है कि आप 1 महीने की सर्विस करोगे तो आपको 1 अवकाश क्रेडिट होगा। क्रेडिट होने का मतलब आपके जो सर्विस बुक में 1 छुट्टी आपके खाते में आ जाएगी। अब जब चाहे आप उसको ले सकते हो। दूसरा महीना आपने किया, प्लस 1 और क्रेडिट हो गई, प्लस 1 और, मान लो पूरा साल अगर 12 महीने आपने ड्यूटी दी तो आपको कितनी मिल रही है? 12 जो है वो लीव्स मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। अब अगर आप इन 12 महीने में से 6 महीने ड्यूटी पर नहीं थे, ऐसे में ध्यान रखिएगा, अगर आप 6 महीने ड्यूटी में नहीं थे तो जो 6 महीने के बराबर जो लीव्स हैं वो आपको नहीं मिलेगी। मतलब 6 महीने की 6 लीव्स जो है वो आपको, आप उसके हकदार नहीं होंगे। मतलब जो छुट्टियां, जो अवकाश गवर्नमेंट ने दिए हैं आपको, वो तभी मिलेंगे जब आप क्या कर रहे हो? अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हो, आप अपनी सेवा जो है वो दे रहे हैं सरकार को। ठीक है। अगर आप सेवा नहीं दे रहे हो, आप ड्यूटी नहीं दे रहे हो, तो फिर ऐसे में आपको कोई अवकाश नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेनली 2 तरह के अवकाश जो है वो मिलते हैं। पहला होता है कैजुअल लीव। कौन सी लीव? कैजुअल लीव, जिसको बोलते हैं आकस्मिक अवकाश। शब्दों के लिए माफ कीजिएगा, आकस्मिक अवकाश मतलब अचानक से कुछ काम हो गया, बीमार हो गए, कुछ भी हो गया, वैसी छुट्टियां। साल की मिलती है 15 लीव्स। आप पूरे साल ड्यूटी पे नहीं थे, बताओ क्या ये छुट्टियां मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि अवकाश, सिर्फ लीव्स उसी पीरियड की मिलेगी जिस पीरियड में आप क्या कर रहे थे? ड्यूटी कर रहे थे। मेरे हिसाब से बहुत बेसिक बात है, मैंने बहुत ज़्यादा स्लो करके इसको बता दिया। दूसरी चीज़ होती है प्रिविलेज लीव, पीएल मिलती है। जैसे साल की 30 पीएल है तो साल में 1 जनवरी के दिन आपको 15 मिल जाएगी, 1 जुलाई के दिन 15 और क्रेडिट हो जाएगी आपके अकाउंट में। ये प्रिविलेज लीव जैसे सीएल तो है, वो इकट्ठी नहीं हो सकती। मतलब जैसे साल की 15 है, साल खत्म, ये लैप्स हो जाएगी। ऐसा नहीं अगले साल 15 + 15, इस साल आपने 15 नहीं ली तो अगले साल 30 मिल जाएगी, ये लैप्स हो जाएगी। लेकिन ये क्या होती जाएगी? ऐड होती जाएगी आपकी।
ठीक है, कम्युलेट होती जाएगी, इकट्ठी होती जाएगी। तो पहली 15 आपने यूज नहीं ली, 1 जुलाई को 15 और क्रेडिट हो गई, आपके अकाउंट में अभी कितनी चल रही है, टोटल 30 अवकाश है। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर फर्स्ट 6 मंथ जो थे आपके, उस दौरान आप ड्यूटी पे नहीं आए, तो जो 15 छुट्टियां यहाँ 1 जनवरी को आपको मिलनी थी, जो मिली वो वापस क्या हो जाएगी, 15 छुट्टियां माइनस हो जाएगी, बिकॉज आप उस टाइम पीरियड पे छुट्टियों ड्यूटी पे नहीं थे। कहने का सिंपल सा अर्थ है कि अवकाश सिर्फ तभी मिलेगा जब आप क्या कर रहे हो, अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हो। ओके, नो ड्यूटी नो लीव। ओके, अब आप एक बात बताओ कि कोई व्यक्ति मान लो फॉर एग्जाम्पल उसे 10 साल हो गए इस सर्विस को, जवाब दीजिएगा, बहुत ही खतरनाक सवाल है, इसका जवाब दे दिया मतलब कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया और प्लस आपने रिवीजन भी किया है, दोनों बातें क्लियर हो जाएगी। 10 साल की ड्यूटी पूरी हो चुकी है उस व्यक्ति की और एवरी ईयर हर साल 30 पीएल मिलती है, 30 प्रिविलेज लीव मिलती है, मतलब कुल मिला के टोटल उसके लीव अकाउंट में कितनी है, टोटल उसका लीव बैलेंस कितना होगा, 300, हर साल की 30 यानी 10 साल की 300 लीव्स। उसमें से उसने लीव जो है वो अवेल कर चुका है, अवेल करने का मतलब यूज कर चुका है, मान लो 150, तो बैलेंस लीव कितनी है, 150 अभी भी बैलेंस है उसके खाते में। अब जब 11वां साल था, जो 11th ईयर चल रहा था उसकी सर्विस का, ओके, 11th ईयर के दौरान उसने जो जनवरी महीना था, उसने कहा 10 साल हो गए ड्यूटी करते हुए, एक भी दिन छुट्टी नहीं ली, जनवरी पूरा 1 से लेके 31 तक, 31 जनवरी तक वो पीएल लेता है, प्रिविलेज लीव लेता है, छुट्टियां लेता है। ठीक है, और 1 फरवरी को वापस ज्वाइन कर लेता है। कोई दिक्कत नहीं। बताओ इस 11th ईयर के लिए कितनी पीएल मिलेगी उसको, साल के 30 होती है, बताओ, सोच लीजिए आप 2 मिनट। 10 साल ड्यूटी दी, 10 साल की 30, हर साल की 30 यानी टोटल 300 बनती है, 150 यूज कर चुका है, 150 बैलेंस है। अब जो 150 बैलेंस थी, तो 11वें साल में जनवरी उसने पूरे महीने ही क्या कर दी, लीव ले ली, अवकाश ले लिया। ओके, और 1 फरवरी से ज्वाइन कर लिया। अब इस 11वें साल के लिए, 11th ईयर के लिए कितनी पीएल इसको मिलेगी, जनरली कितनी मिलती है बताओ, 12 महीने की कितनी मिलती है, 12 मंथ्स की 30 मिलती है हर साल, क्योंकि 11वें साल में इसने ड्यूटी कितनी दी, बताओ ड्यूटी कितने महीने दी, जनवरी में तो ये क्या था, लीव पे था, तो ड्यूटी कितनी दी बताओ, 11 महीने, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, इसने ड्यूटी दी पूरे 12 महीने, 12 मंथ्स। आप कहोगे ये क्या बात हुई सर, ये तो 1 महीने तो छुट्टी पे था। याद कीजिए ड्यूटी का मीनिंग, ड्यूटी की परिभाषा हमने पढ़ी थी कि कब व्यक्ति को ड्यूटी पे माना जाता है, अगर उसको जो अवकाश, जो परमिटेड अवकाश है, जो उसको अलाउड लीव्स है, अगर वो अवकाश लेता है तो उसको ड्यूटी पे माना जाएगा। मान लो आज बुधवार है, कल मैं बीमार हो गया, तो कल क्या मैं ड्यूटी पे नहीं माना जाऊंगा, नहीं, मेरी ड्यूटी सर्विस जो है वो कंटिन्यू चल रही है, जो छुट्टियां मुझे अलाउड है वो मैं ले सकता हूं। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब मैंने कहा ऊपर कि लीव सिर्फ उसी वक्त मिलेगी जब आप ड्यूटी पे हो, तो ड्यूटी का मीनिंग आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ड्यूटी का मतलब क्या, कब व्यक्ति ड्यूटी पे माना जाएगा। अगर उसको बीच में सीएल अलाउड है, पीएल अलाउड है और वो लेता है, तो ऐसा नहीं है कि वो ड्यूटी पे नहीं है, वो साल भर ड्यूटी पे ही माना जाएगा। ठीक है, ये कब नहीं माना जाएगा ड्यूटी पे, बिना अवकाश के गायब हो गया 6 महीने, ठीक है, या कुछ काम के लिए फर्दर स्टडी के लिए चला गया, या ऐसा कुछ जो
परमिटेड नहीं है, मतलब जो ड्यूटी की परिभाषा में नहीं है। तो ऐसे में आप पहली चीज तो ड्यूटी की परिभाषा को रिवाइज करोगे। जब इसको रिवाइज कर लोगे तो ये रूल क्लियर हो जाएगा कि जब भी व्यक्ति ड्यूटी पे रहेगा तो उस पीरियड के लिए ही उसको जो अवकाश मिलने चाहिए वो मिलेंगे। क्लियर है? छोटा सा रूल था, बहुत ज्यादा मैंने खींच दिया इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? लीव इन केस ऑफ री एम्प्लॉयमेंट। ध्यान से सुनिएगा, दो केसेस हो सकते हैं। पहला, एक एम्प्लॉय ने मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट ने क्या किया, रिजाइन कर दिया, मतलब त्याग पत्र दे दिया, रेजिग्नेशन लेटर दे दिया, नौकरी छोड़ दी। या एम्प्लॉय को निकाल दिया गया, यानी डिसमिस कर दिया गया। ओके, जब इसको डिसमिस किया गया या जब इसने त्याग पत्र दिया तो इसका लीव बैलेंस कुछ इस प्रकार था। लीव बैलेंस कुछ इस प्रकार था, इसकी पीएल जो थी वो 150 थी, यहाँ भी पीएल जो थी वो कितनी थी, 150 थी। लेकिन मजे की बात अब है, वो रीज्वाइन कर लेता है, रीज्वाइन कर लेता है सर्विस। अब और इस केस में भी वो क्या कर देता है, उसको दोबारा लगा दिया जाता है। मतलब कोर्ट में उसने लड़ाई लड़ी होगी, एक बार तो डिसमिस कर दिया, अपील में गया होगा, लड़ाई झगड़ा करके जैसे तैसे उसने अपनी नौकरी वापस हासिल कर दी। अब एक सवाल आएगा कि जो लीव बैलेंस था आपका, उसका क्या होगा? कौन सा लीव बैलेंस? जो पुरानी आपकी सर्विस थी, कौन सा लीव बैलेंस? फॉर अर्लियर सर्विस पीरियड। जो पहले आपने सेवाएं दी है उस पीरियड के दौरान आपको जो जो लीव्स मिली थी, उन लीव्स का क्या होगा, वो बैलेंस का क्या होगा? क्या अब वो वापस मिलेगा 150 और अब 150 से आगे काउंटिंग होगी, या वापस 0 से काउंटिंग होगी, या 150 से होगी? बताओ क्या होना चाहिए कायदे से? तो देखिए सिंपल सी बात है, बेचारे ने मेहनत की है 10 साल 15 साल, तब जाके इसका 150 का बैलेंस इकट्ठा हुआ है, और उसने त्याग पत्र दे दिया और वापस रीज्वाइन कर रहा है। मतलब सरकार ने उसको अलाउ किया होगा किसी ग्राउंड पे, और सर्विस में वो वापस आ रहा है, या उसको डिसमिस कर दिया, निकाल दिया गया, लेकिन वापस उसको किसी कोर्ट के जरिए या किसी तरीके से वो वापस एम्प्लॉयड हो गया। तो ऐसे में जो इसका ओल्ड बैलेंस है वो 0 से नहीं होके 150 से ही काउंटिंग होगी। मतलब सिंपल सा, जो पुराना लीव बैलेंस है वो खत्म नहीं होगा। ओके, और वो लीव्स अब आपको मिलेगी कब? जो नेक्स्ट आपका सर्विस पीरियड है, आगे जो आप सेवा कार्यकाल रहेगा, उस दौरान आप उन लीव्स बैलेंस को क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर कट बात है, बहुत ही आसान सी बात थी। दोबारा बता देता हूँ, कोई व्यक्ति या तो खुद से छोड़ देता है या उसको निकाल दिया जाता है, लेकिन बाद में वापस रीज्वाइन करवा देता है या दोबारा से उसको रख लिया जाता है। तो ऐसे में जो उसका पुराना बैलेंस था लीव का, जो पहले इसने लीव्स अर्न की थी, इकट्ठा की थी, लीव को अर्न करना कहते हैं, कमाना, ठीक है। तो उस बैलेंस का क्या ट्रीटमेंट होगा? क्या अब वापस 0 से शुरू होगी? नहीं। तो वो जो पुराना बैलेंस था, अब वो आने वाले नेक्स्ट सर्विस पीरियड के दौरान उसको इस्तेमाल कर सकता है। सिंपल सा रूल था, खत्म हुई बात। जी हाँ, खत्म हो गई बात। नेक्स्ट रूल पे आते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा है। बहुत आसान से नियम है,
छुट्टियों से रिलेटेड, अवकाश से रिलेटेड। नेक्स्ट चीज बड़े ज्ञान की बात है, काम की बात है, लीव नॉट अ राइट। पहली और इंपॉर्टेंट बात, क्या अवकाश लेना गवर्नमेंट सर्वेंट का अधिकार नहीं है। मतलब साल की उसको 15 छुट्टियां दी गई है, 30 पीएल दी गई है, उसने एप्लीकेशन लगाई, ठीक है, सेवा में श्रीमान वैसे करके, घर पे ज़रूरी काम है इसलिए मैं नहीं आ सकता। जो आपका जो बॉस था, जो ऑफिसर था आपका कंट्रोलिंग, उसने कहा नहीं अभी अर्जेंट काम है, आप लीव पे मत जाइए, बाद में चले जाना। आपने कहा नहीं, ये मेरा अधिकार है, मेरे को राजस्थान सर्विस रूल्स के तहत साल की 15 सीएल मिलती है और मैं तो लेके रहूँगा, साडा हक एथे रख। अब बताओ क्या ये अधिकार है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूर्णतया जो आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर है, जो आपका नियंत्रण अधिकारी है, नियंत्रक अधिकारी है, उसके विवेक पे निर्भर करता है, उसकी बुद्धि पे डिपेंड करता है। ये उसका खुद का डिसीजन होगा कि इस एम्प्लॉय को छुट्टी दूं या नहीं दूं। वो नेचर ऑफ वर्क, अर्जेंसी, ग्रेविटी और भी कोई फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए वो डिसीजन लेगा। एम्प्लॉय का राइट नहीं है क्या कि वो छुट्टी का क्लेम कर सके, उसका अधिकार नहीं है। मतलब ये नहीं है इसका मतलब कि उसको वंचित किया जाएगा, लेकिन आपने एप्लीकेशन दी और कह दिया कि नहीं ये तो मैंने मेरे नियमों के तहत अप्लाई किया और ये मेरा राइट है, ये राइट नहीं है। लीव इज नॉट अ राइट। क्लियर कट बात समझ आ गई? ओके। दूसरी चीज आप कहोगे सर इसमें तो ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी, मना कर देंगे उसको, साल भर ही छुट्टियां नहीं दी तो। देखिए ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। जो छुट्टियां हैं वो तो उसको मिलेगी, लेकिन टाइमिंग आगे पीछे हो सकता है। और एक्सेप्शनली ऐसा होता है कि कोई ऐसी इस तरह की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो, ठीक है, तब उन स्थितियों के लिए ये क्लियर किया गया है कि जो छुट्टी लेना है वो आपका कोई अधिकार नहीं है, वो आपका कोई राइट नहीं है, ठीक है। सेकंड चीज, जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है, सीओ शॉर्ट में कहते हैं, कंट्रोलिंग ऑफिसर चाहे तो लीव अलाउ करे, चाहे तो वो क्या करे, कैंसिल करे, ठीक है। इवन कंट्रोलिंग ऑफिसर चाहे तो अगर कोई एम्प्लॉय, गवर्नमेंट सर्वेंट जो लीव पर चल रहा है, छुट्टी पे है, उसको वापस क्या कर सकती है, वो वापस क्या कर सकता है, रिकॉल कर सकता है ड्यूटी पर, ऑन ड्यूटी। उसे निर्देश दिए जाएंगे कि भाई आपको ड्यूटी जो है वापस क्या करनी है, ज्वाइन करनी है, ठीक है। कोई अर्जेंसी हो गई, कोई ऐसा काम आ गया तो उसको रिकॉल किया जा सकता है। लेकिन एक अधिकार नहीं है किसके पास, इस कंट्रोलिंग ऑफिसर के पास, क्या कि जो लीव अप्लाई की है गवर्नमेंट सर्वेंट ने या उसके एम्प्लॉय ने, जो अप्लाई की है उसका जो नेचर है लीव का, वो बदला नहीं जा सकता। मतलब समझ आ गया? नेचर बदलने का मतलब, मान लो आपने एप्लीकेशन दी कैजुअल लीव की, कितने, 5 दिन की कैजुअल लीव। आपके कंट्रोलिंग ऑफिसर ने कहा कि नहीं कैजुअल लीव तो नहीं दूंगा, 5 दिन की पीएल दे दूंगा। या आपने पीएल के लिए अप्लाई किया, उसने कहा ये तो नहीं दूंगा, सीएल दे दूंगा। ऐसा नहीं कर सकता। मतलब किस नेचर की लीव लेनी है ये सिर्फ किसका अधिकार है, एम्प्लॉय का खुद का अधिकार है। कंट्रोलिंग ऑफिसर लीव के नेचर को नहीं बदल सकता, लेकिन
लीव देनी है कि नहीं देनी, ये पूर्णतः किसके स्व विवेक पे है, किसके विवेक पे है, किसके डिसीजन पे है, जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है आपका। क्लियर बात? बिल्कुल ठीक, ओके। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब एक ध्यान रखिएगा, एक स्पेशल प्रोविजन मैं आपको बताता हूं। एक कॉन्सेप्ट होता है लीव बिफोर रिटायरमेंट। प्रिपरेशन के लिए, मतलब कोई व्यक्ति का रिटायरमेंट हो रहा है तो ऐसे में उसको तैयारी करने के लिए, रिटायरमेंट के लिए 50 तरह के फॉर्म, पेंशन के लिए अप्लाई करो, नो ड्यू सर्टिफिकेट लो, बहुत लंबा प्रोसेस है, मतलब करीब 3-4 महीने का प्रोसेस है। तो ऐसे में उसको एक अपने सर्विस के आखिरी साल में एक स्पेशल नेचर की लीव मिलती है, छुट्टी सैंक्शन होती है, जिसको बोलते हैं लीव प्रिपरेटरी टू दी रिटायरमेंट। मतलब रिटायरमेंट की तैयारी के लिए आपको एक अवकाश मिलता है, ठीक है। अब अगर कोई व्यक्ति अप्लाई करता है रिटायरमेंट से पहले इस लीव के लिए, लीव प्रिपरेटरी टू दी रिटायरमेंट, ठीक है, तो इसको जो है वो नॉर्मल ऐसे कंट्रोलिंग ऑफिसर जैसे कैंसिल कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, वैसे नहीं किया जा सकता। इसमें गवर्नमेंट के द्वारा जो डिसाइडेड अथॉरिटी है, मतलब हायर अथॉरिटीज़ है, वही जो है वो फैसला ले सकती है। या वो छुट्टी पे गया हुआ है, उसको रिकॉल करना है, तो ऐसे आप उसको रिकॉल नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब जनरली जैसे बाकी केस में होता है कि आपका जस्ट इमीडिएट जो ऑफिसर है वही मना करते, ऐसा नहीं हो सकता इन छुट्टियों के लिए। ओके, ठीक है, समझ तो आ रहा है ना? बहुत आसान आसान नियम है। नेक्स्ट, कमेंसमेंट एंड एंड ऑफ लीव। अवकाश की शुरुआत और अवकाश कब खत्म होगा, देखिएगा। जो आपकी लीव है, जो आपका अवकाश है, वो शुरू कब होगा और खत्म कब होगा, बताइए जरा, सोचिए। अवकाश शुरू कब होगा? मान लो 1 जनवरी 2022 के दिन आपने अप्लाई किया। ओके, अप्लाई करते वक्त आपने लिखा कि मैं कल से, यानी 2 जनवरी 2022 से अवकाश पर रहूंगा। अब बताइए उसकी जो छुट्टियां हैं वो शुरू कब होगी? सिंपल सी बात है, कब से शुरू होगी? 2 तारीख से। अब इसके लिए देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है चार्ज हैंडओवर, चार्ज टेकन ओवर। दोनों शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, चार्ज हैंड ओवर और चार्ज टेकन ओवर। हैंड ओवर का मतलब देना, टेकन ओवर का मतलब लेना। मान लो मैं छुट्टी पे जा रहा हूं, या यूं समझ लीजिए मिस्टर राम जो है वो जा रहे हैं छुट्टी पे, तो ये राम तो क्या करेंगे बताओ? चार्ज जो है वो देंगे, हैंड ओवर करेंगे किसी और को। मान लो इसकी जगह श्री श्याम इनका काम देखेंगे, तो इन्होंने श्री श्याम को जो है वो क्या कर दिया? चार्ज हैंड ओवर कर दिया। ओके, अब करीब 1 महीने छुट्टी पे रहने के बाद जो मिस्टर राम है वो वापस आए, ठीक है। अब जब वो वापस आएंगे तो वो क्या करेंगे? जो चार्ज इन्होंने दिया था श्री श्याम को, उस श्री श्याम से क्या करेंगे? चार्ज वापस लेंगे, तो उसको बोलते हैं चार्ज टेकन ओवर, वापस लिया। ओके, ये हमने किसके परिप्रेक्ष्य में बात की? राम के परिप्रेक्ष्य में,
कि श्री राम ने, इन्होंने, राम भगवान ने नहीं, ये अपने एग्जाम्पल में जो राम है, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे तो चार्ज हैंड ओवर किया, मतलब दिया, और यहाँ चार्ज इन्होंने क्या किया, टेकन ओवर किया। वहीं अगर श्याम की बात करें तो श्याम के लिए देखिए, यहाँ तो ये क्या कर रहे हैं, ये हैंड ओवर कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, टेकन ओवर, ले रहे हैं चार्ज, ठीक है। और यहाँ जब ये वापस टेकन ओवर कर रहे हैं तब ये क्या कर रहे हैं, हैंड ओवर, यानी दे रहे हैं। बात समझ आ गई, दो ही शब्द है, चार्ज हैंड ओवर मतलब देना हाथ में, टेकन ओवर मतलब वापस लेना। तो जो व्यक्ति छुट्टी पे जा रहा है, जो छुट्टी पे जा रहा है तो जाते वक्त चार्ज दे के जाएगा। चार्ज क्या कोई चाबी होती है क्या, नहीं, कागजों में एक साइन होता है, एक लेटर बनता है, ठीक है, जिसमें यहाँ श्री राम साइन करेंगे, यहाँ श्याम साइन करेंगे, ऊपर लिखेंगे आज दिनांक इस तारीख को इतने बजे मैं अवकाश के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ और आज से मेरा काम ये देखेंगे। इसके साथ मैंने एक लैपटॉप, ये वाली सिम और ये इनको हैंड ओवर किया। यहाँ राम साइन करेंगे, यहाँ श्याम साइन करेंगे, तो ये चार्ज क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। तो ये दो शब्द आपको ध्यान में रखने, जो चार्ज व्यक्ति देता है उसको हैंड ओवर करना और जो लेने वाला वो टेकन ओवर करता है। अब अवकाश शुरू कब होगा, अवकाश शुरू कब होगा, तो देखिए जब इन्होंने चार्ज क्या किया गया, जब जो व्यक्ति थे उन्होंने चार्ज क्या कर दिया, हैंड ओवर कर दिया, तब से छुट्टी शुरू हो गई, अवकाश शुरू हो गया। मान लो 1 तारीख को सुबह सुबह इन्होंने क्या कर दिया, हैंड ओवर कर दिया, मतलब 1 से वो छुट्टी पे जा चुके हैं, क्योंकि चार्ज तो दे दिया। चार्ज देने का मतलब वो जो ड्यूटी कर रहे थे वो ड्यूटी उन्होंने उसको दे दी, मतलब खुद तो फ्री हो गए तो छुट्टी पे चले गए। खत्म कब होगा, अब खत्म के केस में ध्यान रखिएगा, मान लो 31 मार्च के दिन इन्होंने चार्ज क्या किया, टेकन ओवर किया, मतलब चार्ज लिया वापस सुबह सुबह। अब बताओ छुट्टी कब खत्म होगी, 31 को खत्म होगी या एक दिन पहले, तो जो 30 3 इस दिन इनकी छुट्टी क्या मानी जाएगी, खत्म हो गई, कि भाई 30 तक इन्होंने लीव ली, क्योंकि 31 से तो इन्होंने वापस चार्ज ले लिया था, मतलब 31 के दिन तो वो काम कर रहे हैं। दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, दोबारा से सुन लीजिए। जब शुरू कब होगा, अवकाश शुरू कब होगा, जब चार्ज वो क्या करेंगे, दे देंगे, उसके बाद से चार्ज जब दे देंगे। अब मान लो इनको 2 तारीख से जाना है, 2 जनवरी से, तो वो 1 की शाम को इवनिंग में, 1 जनवरी की इवनिंग में चार्ज दे के जाएंगे जब निकलते वक्त। तो इनकी छुट्टी शुरू कब हो जाएगी, अगले दिन से 2 तारीख से। ख़त्म कब होगा, जिस दिन उन्होंने चार्ज लिया उससे जस्ट पहले वाले दिन उसकी छुट्टी खत्म हो जाएगी। बहुत ही बेसिक है ना, बहुत बेसिक, मतलब कॉमन सेंस है, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है और ना लगाना। नेक्स्ट एंड लास्ट चीज, कोई भी व्यक्ति जब भी छुट्टी पे जाएगा तो उसको बोला गया कृपया करके भाई साहब जाते वक्त आप अपना कम्युनिकेशन एड्रेस देख के जाएं। कम्युनिकेशन एड्रेस, मान लो छुट्टी के दौरान कुछ अर्जेंट काम हो गया, फ़ोन नहीं लगा या कुछ भी हो गया, तो नियम तो पहले के बने हुए, तो पता जहां आप मिलोगे अवकाश के दौरान, छुट्टियों के दौरान आप कहाँ पाए जाओगे, वो आपको एड्रेस जो है वो बताना है। आपने बताया एड्रेस कि साहब मैं तो बैंकॉक जाऊँगा, तो कोई बात नहीं, बैंकॉक आपने बता दिया, लेकिन वहाँ जाके आपको मन नहीं लगा, आप वहाँ से कहीं और चले गए, तो अब आप अगर चेंज करते हो अपने पते में तो वो चेंज भी आपको क्या करना है, इंटीमेट करना है, सूचित करना है। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना समाप्त। मैंने काफ़ी सारे नियम आपको बताए, कोशिश की डिटेल में बहुत आराम से, तसल्ली से, क्योंकि ये छुट्टियां हैं तो बहुत आराम से ठहर ठहर के मैंने इनको आपको बताया है। रूल 57 सिंपल सी बात कहता है, ड्यूटी करोगे तो
छुट्टी मिलेगी। ड्यूटी करोगे तो छुट्टी मिलेगी, ठीक है, ड्यूटी नहीं छुट्टी नहीं। दूसरा रूल 58 कहता है छुट्टियां इकट्ठी की, बीच में निकाल दिया, छोड़ दिया, लेकिन वापस आ गए तो जो इकट्ठा किया हुआ धन था वो कहीं नहीं जाएगा, वो आपको ही वापस मिलेगा। तीसरा रूल, छुट्टी अधिकार नहीं है, लीव इज नॉट अ राइट। जो आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, आपकी जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है, वो जो चाहे तो छुट्टी को कैंसिल कर सकते हैं, देने से मना कर सकते हैं, लेकिन वो दो चीज़ें नहीं कर सकते। एक तो अगर रिटायरमेंट से पहले की छुट्टियां हैं तो उनके पास पावर नहीं है। दूसरी चीज़, लीव जो नेचर की अप्लाई की है उसको वो बदल नहीं सकते। नेक्स्ट चीज़, छुट्टी शुरू कब होगी, ख़त्म कब होगी, तो जब वो चार्ज दे देंगे उसके बाद से छुट्टी शुरू, और जब चार्ज ले लेंगे उससे पहले, ठीक पहले, बाद में नहीं, पहले छुट्टी क्या हो जाएगी, ख़त्म। और लास्ट चीज़, जाओ तो अपना एड्रेस बता के जाना। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।